हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड्स में अभी तक देखिए हमने देखा है एसएन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हम 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं. सो एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, मानी कुछ एलिमिनेट होना यानी कि किसी का लॉस होना, राइट. सो अगर कोई एल्काइल हैलाइड है आपके पास, एल्काइल हैलाइड से कोई एलिमिनेट होना कुछ किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या निकल के जाता है बेटा, HX निकल के चला जाता है और हमें क्या मिल जाता है प्रोडक्ट एल्कीन प्लस HX. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग CH3 CH2 CH2Cl लेट्स से, ठीक है, या मान लीजिए Cl यहाँ पे है इस तरीके से CHCl. अगर हमने एल्कोहलिक KOH यूज़ किया है तो उस केस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ से Cl गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ये दोनों कार्बन एग्जैक्टली सेम नेचर के, तो चाहे इस वाला हाइड्रोजन जाए चाहे इस वाला, प्रोप 1 इन ही हमें मिलता है, 2 इन तो होता ही नहीं है. तो हमें यहाँ से प्रोपीन मिलेगा प्लस क्या निकल के चला जाएगा HCl. तो लॉस किसका हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का. तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. क्या बोला जाता है बेटा इसको, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो अब हम डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड्स के केस में एलिमिनेशन रिएक्शंस. एक बार मैं आपको ब्रीफ आइडिया देती हूँ एलिमिनेशन रिएक्शंस का. एलिमिनेशन अगर होना है तो यानी कि क्या होता है, दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स का लॉस होना. सो अगर हम बात करें एलिमिनेशन की तो एलिमिनेशन का मतलब है लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. इससे क्या प्रोड्यूस होगा, या तो एक अनसेचुरेशन क्रिएट होगा या कोई साइकिल बनेगी. जब भी एलिमिनेशन होगा इट क्रिएट्स अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. अगर एलिमिनेशन दो एटम से ज़्यादा का होता है, मानी जैसे एक HCl निकला और एक और HCl निकलता है, तो क्या होगा, या तो डबल बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. और एक साइकिल भी बन सकता है. किस तरीके से हम चेक करते हैं. तो एलिमिनेशन मेनली होता है, अगर हम देखें एलिमिनेशन, भाई दो एटम छोड़ के जाएंगे, या तो वो सेम एटम से निकल सकते हैं या आसपास पहले और दूसरे से निकल सकते हैं, पहले और तीसरे से. तो एलिमिनेशन अगर हम देखें तो मेनली क्या क्या हुआ, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा का मतलब हुआ एक ही कार्बन से दो ग्रुप्स का जाना. बीटा का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकंड कार्बन से दो ग्रुप्स का जाना. गामा का मतलब हुआ फर्स्ट और थर्ड से ग्रुप का जाना. अल्फा का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे क्लोरोफॉर्म है आपके पास CHCl3. ये पढ़ेंगे, ये वाला रिएक्शन हम जब हम पढ़ेंगे फिनोल्स पढ़ेंगे उस टाइम पे ये रिएक्शन डिस्कस करेंगे. तो आपने लिया क्लोरोफॉर्म को हम ट्रीट करते हैं बेटा एक बेस से यानी कि KOH से, ठीक है. जब हमने इसको इससे ट्रीट किया है तो इस केस में ये हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और क्योंकि ये हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन और कार्बन आगे जुड़ा है 3 क्लोरीन से, तो ये क्लोरीन इस कार्बन की हालत ख़राब कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रह गए. तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव. इस पर डेल्टा पॉजिटिव तो हाइड्रोजन से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेगा. तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन ये कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन. बेस इसको तुरंत एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा. सो -H पॉजिटिव और अपने पास क्या बचा, कार्बन पे नेगेटिव और 3 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, राइट. बट क्या कभी भी ये क्लोरीन बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेवर वांट्स कार्बन टू हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे देमसेल्व्स एज न्यूट्रल. खुद तो न्यूट्रल और कार्बन पे नेगेटिव कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर जाएगा, क्लोरीन बेसिकली इसका बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच का. तो -Cl नेगेटिव. अब देखो कार्बन पे ये इधर तो नहीं जाएगा, ये बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा. नेगेटिव चार्ज जो है वो एक लोन पेयर की फॉर्म में क्लोरीन पे रहेगा. तो CCl2 विद 1 लोन पेयर. अब कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं है इनफैक्ट यहाँ पे, क्योंकि इस स्पीसीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं और एक इस पे लोन पेयर है. तो कार्बन की सिचुएशन देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसको बोला जाता है डाइक्लोरो कार्बीन. इसको क्या बोला जाता है बेटा, डाइक्लोरो कार्बीन. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, डाइक्लोरो
कार्बन। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा क्यों बोला है? क्योंकि कार्बन से ही हाइड्रोजन गया है और सेम कार्बन से ही क्लोरीन गया है, तो सेम एटम से लॉस होना, यानी कि एक ही एटम से दो एटम्स का या दो ग्रुप ऑफ एटम्स का लॉस होना क्या बोला जाता है? अल्फा एलिमिनेशन। अब बात आती है बीटा की। तो बीटा के तो जितने भी एग्जाम्पल्स हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं वो सारे बीटा के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा है हेलोजन और इस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई और ग्रुप है आर लेट्स से, तो इनका लॉस होना H और X का, ऑल्दो इस केस में इधर वाले का लॉस होगा, बट सपोज करो ये कोई भी ग्रुप है, लेट्स से एनी ग्रुप G, तो ये HX का लॉस होना। अब देखो ये अल्फा है तो ये क्या है बेटा? बीटा, इसलिए इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, दो कार्बन के एटम्स का लॉस होना, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? G CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से क्या निकल के चला गया? HX। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन, जो कि बहुत कॉमन है। गामा की हम बात करें, जैसे सपोज आपके पास ये है CH2 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 और यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेट्स से दो Br जुड़े हैं। अगर हम इसको जिंक से ट्रीट करें, हमें ZnBr2 का लॉस होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 CH2 CH2। अब ये जो दोनों कार्बन है वो आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे एंड विल बी गेटिंग साइक्लोप्रोपेन। अगर कोई और फॉर्म में होगा तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हमें मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, जब भी एलिमिनेशन होगा दैट क्रिएट्स आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो डाई हेलो कंपाउंड होता, दो HX का लॉस होता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता और अ साइकिल। सो हम जो सबसे ज़्यादा कॉमनली स्टडी करते हैं दैट इज़ बीटा एलिमिनेशन। वो कौन सा है बेटा? बीटा एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन, जैसे CH3 CH CH3। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 160 डिग्री सेल्सियस, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन मिला हमें यहाँ से। क्या मिला बेटा? हमें यहाँ से एल्कीन मिला है। तो ये जो प्रोडक्ट है देखो, एक यहाँ से गया OH और यहाँ से क्या गया है? हाइड्रोजन, तो किसका लॉस हो गया है? H2O का। तो ये एग्जाम्पल हो गया डिहाइड्रेशन का। बीटा ही है बट डिहाइड्रेशन है। हेलोजिनेशन हमने पढ़ा है, और दो हाइड्रोजन एटम का लॉस होता अगर, तो क्या बोला जाता? डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, These are the examples of elimination, beta elimination reactions। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हम इसी पे फोकस करते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कैसे कैसे क्या क्या केसेस हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन से एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन सा लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम अब अपना फोकस है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक आपके पास है एल्काइल हैलाइड, एक है आपके पास बेस, और एक आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से बनने वाला है वो प्रोडक्ट है। ठीक, तो अगर हम रिएक्शन कंडीशंस देखें तो किस किस पे डिपेंड करेंगे? एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेंगी, बेस पे भी डिपेंड करेंगी, एल्काइल हैलाइड में भी डिपेंड करेंगी, आर ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है, एक्स ग्रुप कौन सा है, इस पर भी डिपेंड करेंगी। तो अगर हम देखें इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि हमें ये तो पता चल ही गया है कि एल्काइल हैलाइड को अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा उनका? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्शियरी RX, उसके बाद सेकेंडरी RX, उसके बाद प्राइमरी RX, और मिथाइल में तो होगा ही नहीं एलिमिनेशन, मिथाइल में तो होगा ही नहीं एलिमिनेशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। अब मान लीजिए ये तो चेंज किया हमने R ग्रुप को, अगर R चेंज होता है, R की डिग्री चेंज होती है। सेकंड केस है अगर चेंज होता है हेलोजन, तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप आपको पता है I है। तो अगर मान लीजिए एक है RI, एक है RBr, एक है RCl और एक है RF। RF में सबसे पुअर ग्रुप RF है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा इनका? ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। सो एलिमिनेशन बेस्ट किस में होता है? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। और हेलोजेंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन है इफ़ यू आर हैविंग आयोडीन, इफ़ यू आर हैविंग Br, इफ़ यू आर हैविंग Cl। सबसे ज़्यादा I में, उसके बाद Br में, उसके बाद Cl में, उसके बाद F में, अगर R ग्रुप सेम है तो। क्लियर है? तो ये तो हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर।
अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, मतलब हमें जो एल्कीन मिलेगा वो क्या मिलेगा। नॉर्मली ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो ये समझो कि बेस क्या क्या हो सकते हैं। कैसे आप देख के पहचानोगे कि एलिमिनेशन होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कोई RX है, RX को अगर हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH, पहली चीज़। अगर हम ट्रीट करते हैं C2H5OH, C2H5O नेगेटिव, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं सपोज करो CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव, तो इस तरीके के, या NaNH2, मतलब कभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते ही हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन। और अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो एक वीक बेस के साथ भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड एल्कीन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा। So examples and orientation of product. ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग CH3 CHCl CH3, आपने इसको ट्रीट किया एल्कोहलिक KOH से, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस Cl के साथ चाहे ये हाइड्रोजन जाए चाहे ये हाइड्रोजन जाए, एक ही बात है, तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा, यहाँ से प्रोपीन मिल गया है। ये केस हुआ। सेकंड केस हम देखते हैं CH3 CH2 CHCl CH3। अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, एल्कोहलिक KOH। तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अब Cl के साथ जाने के लिए इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो दोनों के प्रोडक्ट लिखते हैं। पहला, अगर सपोज ये वाला हाइड्रोजन गया, ये वाला A बोलते हैं इसको, ये वाला गया तो B प्रोडक्ट मिलेगा CH। एक हाइड्रोजन गया तो एक बचेगा, डबल बॉन्ड CH। Cl भी गया तो ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल गया, इधर इसका हाइड्रोजन और Cl HCl के फॉर्म में, CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है एक हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ये हमें रिएक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। देखते हैं इसको। रिएक्शन आपका क्या था, CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है बेटा, अगर एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया है तो अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये Cl जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन ये Cl जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये वाला अगर हाइड्रोजन गया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटूइन एंड विच इज़ मेजर प्रोडक्ट। और अगर दूसरा गया ये वाला तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि दिस इज़ आर माइनर प्रोडक्ट। सो व्हाई दैट इज़ सो, हमें एक मेजर मिला है और एक माइनर मिला है, ऐसा क्यों है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो एल्कीन हमें मिले हैं, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, दोनों का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। A वाला ऐसा है CH3H CH3H, ये इसका सिस फॉर्म है, इसी का ट्रांसफॉर्म ये बनेगा CH3H CH3। बट A के दो फॉर्म हो गए, सिस एंड ट्रांस। अब हम बात करते हैं B की। B कैसे है, CH3 CH2 H डबल बॉन्ड H एंड H। अगर हम इसमें देखें विच वन इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हमें पता है एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। सो बिकॉज दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं उन पे जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उसको हम उतना ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। इस केस में दो मिथाइल है देखिए, और इस केस में सिर्फ एक इथाइल ग्रुप है। तो अगर हम देखें इनमें से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला दो मिथाइल। मानिए अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखें जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें 3 और 3 6 है। इसके अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो सिर्फ 2 है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इसके कम बनेंगे, इसके ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। So this is more substituted alkene and this is less substituted alkene.
तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वी ऑलवेज गेट एज अ मेजर प्रोडक्ट। और किस रूल के हिसाब से, सेट-ज़ेव्स रूल। इसको क्या बोला जाता है बेटा, सेट-ज़ेव्स रूल के हिसाब से, या इसको सेट-ज़ेव्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेट-ज़ेव्स एल्कीन भी बोल देते हैं, सेट-ज़ेव्स प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट और हॉफमैन एल्कीन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेट-ज़ेव्स प्रोडक्ट। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं सेट-ज़ेव्स रूल क्या है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is obtained on dehydrohalogenation of एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद हमें क्या मिलता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलता है। एंड बिकॉज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। उसका रीज़न भी यही है, उसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा उसके हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज़्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही स्टेबल एल्कीन होगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिखेंगे, रिमेंबर द प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेव्स रूल। और सेट-ज़ेव्स रूल ने यही कहा था कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सेट-ज़ेव्स एल्कीन मिलेगा, कई बार हमें हॉफमैन एल्कीन भी मिलता है। कई बार हमें क्या मिलता है बेटा, हॉफमैन एल्कीन भी मिलता है। सो इस केस में अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ और भी पता है कि सिस और ट्रांस में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट परसेंटेज देखें, दिस इज़ 71%, दिस इज़ 10% एंड दिस वन इज़ 19%। ये इनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार आइडिया देती हूँ एल्कीन्स का ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन तो वो है जिसपे चारों के चारों आर ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। उसके बाद 3 वाला केस आता है, 3 वाले केस में 3 आर ग्रुप हो और 1 हाइड्रोजन हो। उसके बाद 2, अब 2 आर ग्रुप के होने के बड़े तरीके हो सकते हैं। एक ही कार्बन पे दोनों हों तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 अलग अलग कार्बन पे 2 हों तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा और सिस वाला कम। सो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। उसके अलावा सिस आता है आपका आर आर एच एच। उसके अलावा अब 2 आर के बाद एक ही आर वाला ऑप्शन बचता है, एक आर में क्या रहेगा, आर एच एच एच, और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड यानी कि इथीन इज लीस्ट स्टेबल। तो ये एल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपको हमेशा पता भी होना चाहिए ऑफ एल्कीन्स। सो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसके सारे के सारे कार्बन सब्स्टिट्यूटेड हैं, यानी कि किसी पे भी खुद पे हाइड्रोजन ना होके उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स क्या है, मिथाइल ग्रुप ये है। तो 4 आर 3 आर वाला, उसके बाद 2 आर के 3 केस बनते हैं, या तो एक ही कार्बन पे दोनों हो ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस पोजीशन पे हो उससे कम, और सिस वाला सबसे कम, फिर एक कार्बन, और फिर उसके बाद इथीन वाला केस आ जाता है। अब बात आती है सेट-ज़ेव वर्सेस हॉफमैन। हम नॉर्मली बोलते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सेट-ज़ेव। जैसे एक और रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। CH3 CH3 H CH Br CH3, ये H नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो CH3, राइट बेटा। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, लेट्स से इसको हमने ट्रीट कर दिया है एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ ट्रीट किया बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 C CH3। अब देखो इस Br के पास 2 चॉइसेस हैं, आइदर इट गो विद दिस हाइड्रोजन, अगर इसके साथ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और अगर इसके साथ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अगर यहाँ आता है तो वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और यहाँ आता है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, CH3 एंड CH3। सो दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट, और माइनर क्या बनेगा साथ में, CH3 C CH3 H as such C
इधर CH3 आ गया और इधर डबल बॉन्ड CH2 आ गया, दिस इज़ माइनर। माइनर क्यों बोला है? क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 R ग्रुप हैं, बट इस केस में इधर भी 2 R ग्रुप, इधर भी 2 R ग्रुप, तो ये वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ज़्यादा स्टेबल है। सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉफमैन वर्सेस सिट्ज़ेफ।